अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारी साहब, देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बुकनवाल। तो आज की इस वीडियो में हम माशरत उलूम क्लास 5 जमात पंजम की माशरत उलूम का नया बाब और आखिरी जो बाब है बाब शिशम, इसका पहला हिस्सा सॉल्व करेंगे। इसके जो बाकी सबक हैं वो आने वाली वीडियोज़ में मैं आपके साथ अपलोड करूँगा। तो पहला जो इसका सबक है वो है मुआशियात यानी कि इकनॉमिक्स। तो इकनॉमिक्स का जो है वो सबक है, बाब है हमारे पास शिशम। तो हम आज की इस वीडियो में इसको हल करना शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर लें ताकि किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जब मैं कोर्स की वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक खुद ब खुद और सबसे पहले पहुंच जाए। बिना टाइम ज़ाया किए वापस आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमेशा की तरह जैसे ही हमारे सबक का आगाज़ होता है तो सोचें और जवाब दें के उन्वान से हमारे पास एक सवाल देखने को मिलता है। बाकी इस बाग के अंदर दो सवाल थे, इस सबक के अंदर हमारे पास एक ही सवाल है। तो सवाल कुछ इस तरह से है कि अशिया और ख़िदमात में क्या फ़र्क है। अपने इर्द गिर्द मौजूद दो अशिया और दो ख़िदमात के नाम तहरीर करें। बेहद आसान सवाल है, इसका जवाब मैंने आपके लिए रेडी कर रखा है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ये आपको अशिया और जो ख़िदमात हैं इसके बारे में आपको आगे चल के ये बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो है टू द पॉइंट, आसान और बिल्कुल जो है आपकी समझ के मुताबिक मैंने जो है इसका जवाब रेडी कर रखा है। तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले उसने पूछा है कि अशिया क्या होता है। तो अशिया क्या चीज़ है, तो इसकी तारीफ़ कुछ इस तरह से है, वो चीज़ें जिनको हम देख सकें, छू सकें और अपने लिए इस्तेमाल कर सकें अशिया कहलाती हैं। कुछ चीज़ों को हम देख सकते हैं, छू भी सकते हैं, लेकिन वो हमारे किसी इस्तेमाल में नहीं होती, ठीक है ना। तो इनको हम अशिया नहीं कहते। तो अशिया जो हैं वो चीज़ें जिनको हम देख सकें, छू सकें और अपने लिए इस्तेमाल कर सकें अशिया कहलाती हैं। जैसे मैंने हाथ में ये पेन पकड़ रखा है, जैसा कि ये टैबलेट है, जैसा कि ये किताब है, सेब, सब्ज़ियाँ, आलू जो है, खरबूजा वगैरह, ये सारी जो है अशिया हैं। मोबाइल, टीवी, फ्रिज वगैरह। आगे खिदमात, जब कोई शख्स अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए दूसरों के काम आता है और इनके बदले में मुआवजा यानी कि पैसे लेता है तो ये खिदमात कहलाती हैं। तो अगर कोई शख्स है, जैसे मैं भी आपके साथ में टीचिंग कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और अगर मैं पढ़ाने की आपसे फ़ीस लेता हूँ, ठीक है, तो ये जो पढ़ाना है ये मेरी खिदमात में आएगा। अगर आपके घर में जो है छत वाला पंखा है, उसके अंदर कैपेसिटर वगैरह ख़राब हो गया है, आप बाज़ार से इलेक्ट्रीशियन को लेकर आते हैं और वो आपके पंखे के अंदर सीढ़ी पर चढ़ के नया कैपेसिटर डालता है और इससे इस काम के वो आपसे पैसे लेता है। तो हम बोलेंगे कि पंखे को ठीक करना ये खिदमात में है जो किस शख्स ने दिया। तो अशिया और खिदमात की सबसे पहले ये तारीफ़ है जिसको आप नोट कर लें। अभी ये आपको मज़ीद समझ आएगा जब मैं इनकी मिसालें, क्योंकि उसने बोला था सवाल के अंदर, हम वापस चलते हैं कि अपने इर्द गिर्द मौजूद दो अशिया और खिदमात के नाम तहरीर करें। तो सबसे पहले हम अशिया की दो मिसालें दे देते हैं। यहाँ पे मैंने 4 लिखी, आप कोई सी 2 लिख लें। फल, सब्ज़ियाँ, दरख्त और किताब वगैरह। तो फल, सब्ज़ियाँ, दरख्त और किताब, इनको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं और इनको हम इस्तेमाल भी करते हैं। तो ये अशिया है। खिदमात, डॉक्टर मरीज़ों का इलाज करता है, उस्ताद तालीम देता है, ठीक है। इसी तरह जैसे मैंने आपको बिजली वाले की भी मिसाल दी, वो पंखा ठीक करता है। तो डॉक्टर की खिदमत क्या हुई, इलाज करना। उस्ताद की खिदमात के अंदर जो चीज़ आएगी वो आएगी तालीम देना। तो ये हमारे पास दो मिसालें हो गई और ये हमारे पास जो है मुकम्मल सवाल जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आपको पेपर में सिर्फ इतना पूछा जाए अशिया और खिदमात में क्या फ़र्क है तो आप सिर्फ 2 पैराग्राफ लिखेंगे। अगर वो जो है मिसालें भी पूछे तो फिर आप ये डिब्बा भी फील करेंगे। तो अभी हमारे पास जो ये पहला हिस्सा था वो ख़त्म हो चुका। हम चलते हैं मशक की तरफ। रास्ते में हमेशा की तरह हमें कोई भी सवाल देखने को मज़ीद नहीं मिलेगा। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे मशक नहीं आई, मशक आएगी आखिरी सबक के बाद। तो छठा बाब है बाब शिशम है। पहला हमारे पास जो सबक के इख्तिताम पर सवाल है वो है मेरे करने के काम, जिसकी पहले सवाल की हेडिंग है दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाब तहरीर करें। तो हमने अवामी अशिया और खिदमात और निजी अशिया और खिदमात में फ़र्क को है बयान करना। तो ये सवाल पूछा कहाँ से गया, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, और सबक के अंदर काफ़ी मुश्किल जवाब है। तो ये हमारे पास पूछा गया है अवामी अशिया और खिदमात। तो आप इसको यहाँ से लेकर जो है जब पढ़ना शुरू करेंगे तो ये आपको जवाब दिख जाएगा। इसके अंदर ये इसकी 2 मिसालें, ये इसकी तारीफ़ है, लेकिन मैं आपके लिए आसान और टू द पॉइंट जो है रेडी करके लाया हूँ जवाब।
तो हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले इस सवाल को समझने की ज़रूरत है। अवामी कौमा निजी अशिया और खिदमात में, तो इसमें बेसिकली वो पूछ रहा है अवामी को आपने पहले अशिया और खिदमात के साथ जोड़ना है, फिर निजी को अशिया, तो अवामी अशिया और खिदमात, अवामी अशिया और खिदमात, फिर निजी अशिया और खिदमात। तो इस तरह से इसका जवाब हमने लिखना है। सबसे पहला हिस्सा है अवामी अशिया और खिदमात। ये क्या चीज़ होती है? वो मुफ्त सहूलियात जो किसी भी मुल्क की हुकूमत अपने शहरियों को फ़राहम करती है, अवामी अशिया और खिदमात कहलाती हैं। मसलन अब हम अशिया और खिदमात की मिसालें भी बता देंगे। मसलन सड़कें, पार्क्स और साफ़ पानी वगैरह अवामी अशिया हैं, और सरकारी स्कूल, कॉलेज और पुलिस वगैरह अवामी खिदमात हैं। तो अवामी अशिया और खिदमात की सबसे पहले हमने तारीफ़ बताई, फिर मिसाल के ज़रिए से अशिया और खिदमात की हमने दो तीन तीन मिसालें भी दे दी। तो जल्दी से दोबारा सुन लें। अवामी अशिया और खिदमात वो मुफ्त सहूलियात जो किसी भी मुल्क की हुकूमत अपने शहरियों को फ़राहम करती है, अवामी अशिया और खिदमात कहलाती हैं। अब मसलन सड़कें, पार्क्स और साफ़ पानी वगैरह अवामी अशिया हैं, और सरकारी स्कूल, कॉलेज और पुलिस वगैरह अवामी खिदमात हैं। इसके बाद है हमारे पास निजी अशिया और खिदमात। तो इसको पहले आप नोट कर लें, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूं ताकि किसी तरह का बाद में जो है आपको मुश्किल ना हो कि सवाल का जवाब क्या था। आगे हमारे पास है निजी अशिया और खिदमात। ऐसी अशिया और खिदमात जो किसी शख्स की ज़ाती मलकियत होती हैं, निजी अशिया और खिदमात कहलाती हैं। मसलन कपड़े, खिलौने और बर्तन वगैरह निजी अशिया हैं, और प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हस्पताल और होटल वगैरह निजी खिदमात हैं। तो ऐसी चीज़ें और अशिया और खिदमात जो किसी शख्स की ज़ाती मलकियत होती हैं ना, उनको हम अशिया और खिदमात कहलाते हैं। मतलब कपड़े, खिलौने वगैरह, बर्तन, ये अशिया होंगी, और स्कूल, प्राइवेट हस्पताल और होटल वगैरह ये जो है निजी खिदमात होंगी। तो ये हमारे पास निजी अशिया और खिदमात की तारीफ़, इसको भी आप जो है नोट कर लें। तो आगे हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हमारे पास है हुकूमत टैक्स क्यों लेती है। अब टैक्स के बारे में हमारे पास जो टॉपिक है वो पिछले सफ़े में टैक्स और कर्ज़े, इसको आप पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे तो आपको जो है वो जवाब देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़े मुश्किल अल्फाज हैं, और मैं आपके लिए इन्हीं अल्फाज को थोड़ा सीधा करके लाया हूँ ताकि जल्दी से आपको जवाब जो है वो समझ भी आ जाए और याद भी हो जाए। तो छोटा सा जवाब है, हुकूमत टैक्स क्यों लेती है। हुकूमत को अवामी अशिया और खिदमात, अभी आपने ऊपर सीख लिया हुआ है कि अवामी अशिया और खिदमात क्या होती हैं। वो मुफ्त सहूलियात जो किसी भी मुल्क की हुकूमत अपने शहरियों को फराहम करती है, अवामी अशिया और खिदमात कहलाती हैं। जैसे सड़कें, पार्क, साफ़ पानी, स्कूल, कॉलेज। तो ये आप तारीफ़ जब याद कर लेंगे तो आपको ये सवाल याद करने में भी आसानी होगी। हुकूमत को अवामी अशिया और खिदमात लोगों को फराहम करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। इन पैसों का इंतज़ाम करने के लिए हुकूमत टैक्स लेती है। तो ये आपको समझ आ गई होगी हुकूमत टैक्स क्यों लेती है। तो ये इसका जवाब है, हुकूमत को अवामी अशिया और खिदमात लोगों को फराहम करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। इन पैसों का इंतज़ाम करने के लिए हुकूमत टैक्स लेती है। तो ये हमारे पास दूसरा हिस्सा था मुख्तसर सवालात में। तीसरा, पाकिस्तान के अहम ज़राए नकलो हमल कौन कौन से हैं। नकलो हमल का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पाकिस्तान में कौन कौन से जो ज़राए हैं वो दिए गए हैं। तो इसमें ये चारों हैं पाकिस्तान ज़राए नकलो हमल, 1, 2, 3, 4। तो ये तस्वीर की जो कैप्शंस हैं यही हमारा जवाब है। इसको हम सीधा करके कुछ इस तरह से लिख लेंगे। तो ये हम कुछ इस तरह से जवाब बनाएंगे। सड़कें, गाड़ियाँ, रेलगाड़ियाँ, हवाई जहाज़ और बहरी जहाज़ पाकिस्तान के अहम ज़राए नकलो हमल हैं। तो ये आप जवाब जो है वो नोट कर लें। चूँकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब इतना ही हम लिखेंगे। तो ये जवाब है, ये आप इसको नोट कर लें। तो मुख्तसर सवालात का हुआ इख्तिताम। आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आएंगे दिए गए सवालात के तफसीली जवाब तहरीर करें। अब ये जितना मुश्किल लफ्ज़ है, लेकिन अगर आप इसको समझ कर अभी मेरी वीडियो को में अंदर सुनेंगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। अफराते ज़र किसे कहते हैं? नेज़। अफराते ज़र की इक़साम को मिसालों से वाज़िया करें। पहले हमने अफराते ज़र की तारीफ़ बतानी है, फिर हमने इसकी किस्मों को बताना है। अगर आप पीछे जाएँ और तो ये आपको अफराते ज़र का पैराग्राफ मिलेगा, अफराते ज़र की इक़साम, और ये आपको इतना बड़ा सफ़ा जो है ये इसी के बारे में बताया गया है। लेकिन इसको हम जो है बिल्कुल आपके लिए जो समझ के मुताबिक है इसको हम छोटा करते हैं।
ताकि आपको ये याद भी हो जाए और समझ भी आ जाए। अगर पेपर में सिर्फ आपसे अफरात ज़र के बारे में पूछता है तो इतना आप लिखेंगे, अगर उसकी इकसाम के बारे में पूछता है और अगर आपको ये तफसीली 10 या 15 नंबर का जवाब सवाल आता है तो फिर आप इकसाम को आगे बयान भी करेंगे। तो जल्दी से हम शुरू करते हैं। अशिया और खिदमात की, अब अशिया क्या हैं? सब्ज़ियाँ, फल, मोबाइल, पेन, पेंसिल, रबड़ वगैरह। खिदमात क्या हैं? डॉक्टर, टीचर वगैरह वगैरह, ठीक है ना। अशिया और खिदमात की कीमतों में मुसलसल इजाफ़े की शरह को अफरात ज़र कहते हैं, ठीक है। अशिया और खिदमात की कीमतों में मुसलसल इजाफ़े की शरह को अफरात ज़र कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर 2023 के अंदर ये पेन 10 रुपये का था, 2024 में ये 15 का हो गया, 2025 में ये वाला पेन 20 रुपये का हो गया और 2026 में ये पेन जो है 25 रुपये का हो गया, तो मैं ये बोलूँगा इस पेन की कीमत में इजाफ़े की शरह जो है 5 रुपये है। सालाना शरह 5 रुपये है, यानी कि हर साल ये पेन 5 रुपये महंगा होता है। तो वो यही कह रहा है अशिया और खिदमात की कीमतों में मुसलसल इजाफ़े की शरह को अफरात ज़र कहते हैं। तो ये पहले का जवाब हो गया। अब वो कह रहा है अफरात ज़र की 2 इकसाम है। अफरात ज़र की इकसाम को मिसालों से वाज़ेह करें तो अफरात ज़र की 2 इकसाम है। बेहद आसान है, आप इसको 2 से 3 बार समझेंगे, सुनेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। पहली इसकी किस्म है अफरात ज़र की लागत भरने का अफरात ज़र। लागत का मतलब है कीमत, खर्चा। लागत भरने का अफरात ज़र। अब लागत भरने का अफरात ज़र क्या होता है? इस किस्म के अफरात ज़र में किसी चीज़ की तैयारी पर आने वाला ख़र्च बढ़ जाता है। मसलन प्लास्टिक और स्टील की कीमतों में इजाफा से साइकिल की कीमत भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो लागत भरने के अफरात ज़र में क्या होता है? इस किस्म के अफरात ज़र में किसी चीज़ की तैयारी पर आने वाला खर्च बढ़ जाता है। मसलन प्लास्टिक और स्टील की कीमतों में इजाफा से साइकिल की कीमत भी बढ़ जाती है। तो आगे हमारे पास दूसरी इसकी किस्म तलब भरने का अफरात ज़र। इस किस्म की अफरात ज़र में किसी चीज़ की तादाद कम और तलब बढ़ जाती है। मसलन किसी बाज़ार में कुल सिर्फ 10 कंप्यूटर दस्तयाब हैं और ख़रीदार 20 हैं तो दुकानदार कंप्यूटर की कीमत बढ़ा देगा, ठीक है। इसमें क्या था? प्लास्टिक और स्टील की कीमतों में इजाफा हुआ तो ऑटोमेटिक जो साइकिल थी उसके अंदर उसकी कीमत भी बढ़ गई। और इसमें क्या है कि अगर चीज़ें कम थीं, 10 कंप्यूटर थे लेकिन ख़रीदने वाले 20 आ गए तो दुकानदारों ने क्या किया? कंप्यूटर की कीमत बढ़ा दी। तो ये हमारे पास अफरात ज़र की 2 इकसाम है, लागत भरने का अफरात ज़र और तलब भरने का अफरात ज़र। जवाब मैं आपके लिए फ़ोकस कर रहा हूँ। ये रहा हमारे पास डेफिनेशन, ये रहा लागत भरने का अफरात ज़र और ये रहा तलब भरने का अफरात ज़र। और ये मैं आपके साथ मुकम्मल जो है वो शेयर कर रहा हूँ, इसको आप जो है नोट कर लें। आगे चलें तो हमारे पास जो दूसरा सवाल है वो है किल्लत से क्या मुराद है। इसमें 3 सवालात पूछे गए हैं। सबसे पहले हमने बताना है किल्लत से क्या मुराद है और ये क्यों पैदा होती है, नेज़ इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है। सबसे पहले हम बताएंगे किल्लत से क्या मुराद है। किल्लत का मतलब होता है कमी। तो ये इसका जवाब मैं आपके लिए रेडी कर लूँ। बेहद आसान है, आप इसको 2-3 बार सुनेंगे खाली तो आपको याद हो जाएगा। किल्लत से क्या मुराद है? इंसानी ज़रूरियात और ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हैं। इंसानी ज़रूरियात और ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हैं लेकिन उनको पूरा करने वाले वसाइल कम हैं। इस कमी को किल्लत कहते हैं। मिसाल के तौर पर अभी आप ये टैबलेट देख रहे हैं, इसकी कीमत कोई 60 से 70 हज़ार रुपये होगी, ठीक है। तो अभी इसको कुछ लोग ही ख़रीद सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसी टैबलेट की कीमत 100 रुपये कर दूँ तो हर गली मोहल्ले में हर बच्चा जिसको पॉकेट मनी मिलती है तो वो बाज़ार जाएगा और दुकान पे कहेगा ये ले 100 रुपये और मुझे एक नया टैबलेट दे दें। तो इसमें क्या होगा? शुरू के 1-2 दिन तो वो बिकना शुरू हो जाएंगे लेकिन बाद में उनकी इतनी जो है डिमांड बढ़ जाएगी कि दुकान वाले के पास भी टैबलेट्स ख़त्म हो जाएंगे और पीछे फैक्ट्री में भी इतनी मशीनें, इतनी गुंजाइश नहीं होगी कि वो रोज़ के इतने टैबलेट्स बना सकें, या फिर इसकी जो मटीरियल है वो भी मांग। तो कहने का मकसद ये है कि इंसानी ज़रूरियात और ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हैं लेकिन इनको पूरा करने वाले वसाइल कम हैं। इस कमी को किल्लत कहते हैं, ठीक है ना। अब हर मतलब अगर लाहौर की आबादी में 1 लाख लोग जो हैं वो ये टैबलेट्स लेने जाएंगे, ठीक है, तो दुकान वाले के पास तो 100-150 टैबलेट्स होंगे तो वो उनको नहीं दे पाएगा। इस कमी को हम जो है किल्लत कहते हैं। दोबारा से पढ़ रहा हूँ, इंसानी ज़रूरियात और ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हैं लेकिन उनको पूरा करने वाले वसाइल कम हैं। इस कमी को किल्लत कहते हैं। आगे वो कह रहा था कि ये भी बताएं ये क्यों पैदा होती है। तो पहला जवाब हमने तारीफ़ की, फिर है किल्लत की वजूहात।
तो इसमें इसकी वजूहत क्या हैं? कुदरती आफ़ात, मिसाल के तौर पर सैलाब आया, सारी गंदम की फसल बह गई, ठीक है। और जब वो फसल बह गई, चावल की फसल बह गई, तो जब उस फसल ने पकने का टाइम आया, मुल्क के अंदर जब आटा ख़त्म हो गया, तो जब हमें जो फसलें काटने से हमें जो गंदम मिलती थी वो मिलेगी नहीं, तो हमें क्या होगा, गंदम की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो कुदरती आफ़ात, मौसम की तब्दीली, मिसाल के तौर पर अगर किसी साल बारिशें नहीं होती, बारिशें बिल्कुल भी नहीं होती और फसलें खड़ी खड़ी सूख जाती हैं, तो इस मौसम की तब्दीली से भी जो है हमारी फ़सलों की पैदावार कम हो जाएगी, जिसकी वजह से गंदम चावल की कमी जो है वो किल्लत हो जाएगी। आबादी में इजाफ़ा, अगर किसी मतलब के शहर में गांव से लोग इकट्ठे होकर वहाँ पर हिजरत कर जाते हैं, वहाँ पे अपने मकान ख़रीद लेते हैं, या वैसे ज़्यादा बच्चे, तो वहाँ पे जब आबादी में इजाफ़ा हो जाता है तो चीज़ों की किल्लत हो जाती है। कुदरती वसाइल जैसे पानी या गैस का ज़िया वगैरह, तो जब हम चीज़ों को ज़ाया करते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा हम अगर गैस को ही ज़ाया करें तो फिर वो जो है ज़मीन के अंदर उसकी कमी हो जाती है, तो लोड शेडिंग शुरू हो जाती है। तो किल्लत की वजूहात दूसरा सवाल, दूसरा पार्ट था। तो कुदरती आफ़ात, मौसम की तब्दीली, आबादी में इजाफ़ा और कुदरती वसाइल जैसे पानी या गैस का ज़िया वगैरह, ये जो है किल्लत की वजूहात हैं। जो उसने पूछा था क्यों, फिर उसने पूछा है कि इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है। तो काबू पाने के तरीके, दस्तयाब वसाइल को एहतियात और ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए। अब मिसाल के तौर पर आप घर में बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो सारे लोग जिस कमरे में बैठे हैं सिर्फ उसी कमरे में पंखे लाइटें जलाएं, बाकी कमरों में लाइटें और पंखे बंद कर दें। उसका ये फ़ायदा होगा कि कोई ऐसा घर जिसमें लोड शेडिंग की वजह से पंखे और लाइटें बंद थे, जब सब लोग इसी तरह ही सोचेंगे और अपने घरों से अजाफी पंखे और लाइटें बंद कर देंगे, तो बिजली की जो कमी थी वो ख़त्म हो जाएगी, और ऐसे घरों में भी जो है लाइटें जलना शुरू हो जाएंगी जहाँ पे लोड शेडिंग की वजह से लाइटें पंखे बंद थे। और चीज़ों की पैदावार बढ़ाई जाए। अब तो दूसरा इसका तरीका ये है काबू पाने का, चीज़ों की जो है पैदावार, मिसाल के तौर पर अगर गंदम की कमी है, तो आप अगर मुल्क में 25 खेतों में गंदम बीज रहे हैं, तो आप 50 खेतों में गंदम को बीजना शुरू कर दें। अगर आपके अवाम के पास पैसे हैं और ये टैबलेट्स की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, और कीमतों की बढ़ने की वजह यह है कि एक फैक्ट्री में रोज़ाना के सिर्फ 100 से 150 टैबलेट ही बन रहे हैं, तो आप क्या करें, फैक्ट्रियों की तादाद बढ़ा दें, तो पैदावार बढ़ जाएगी, जिससे किल्लत में कमी आ सकती है। तो काबू पाने के तरीक़ों में हम लिखेंगे दस्ताब वसाइल को एहतियात और ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए और चीज़ों की पैदावार बढ़ाई जाए। तो ये आप देख लें, सबसे पहले किल्लत की तारीफ़, ये किल्लत की वजूहात यानी कि क्यों, और ये किल्लत पर काबू पाने के तरीके, और ये मैं आपके साथ मुकम्मल स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में आसानी से लिख सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं आपको ये तीनों सवाल इकट्ठे आएँ। अगर आपको सिर्फ किल्लत से क्या मुराद है, ये क्यों पैदा होती है, तो फिर आप उसके मुताबिक जवाब लिखेंगे। या ये कहता है किल्लत से क्या मुराद है, इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है, तो फिर ये वजूहात को आप नहीं लिखेंगे। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। आगे हमारे पास पाकिस्तान की चंद अहम दरामदात और बरामदात के नाम लिखें। ये किन ममालिक को बरामद और दरामद की जाती हैं। तो दरामदात का मतलब होता है कोई मुल्क ऐसी चीज़ें जो वो ख़ुद नहीं बना सकता, या उसके अंदर उन चीज़ों की कमी हो जाती है, जैसे मोबाइल, टैबलेट्स पाकिस्तान को भी इतना अबूर नहीं है, तो पाकिस्तान बाहर से मंगवाता है। इसी तरह मिसाल के तौर पर खुदा न खास्ता अगर किसी साल पाकिस्तान में सैलाब आ जाता है और गंदम की, चावल की जो फसलें हैं वो पानी में बह जाती हैं, तो पाकिस्तान में गंदम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान गंदम फिर बाहर के मुल्कों से ख़रीदता है। तो ऐसी चीज़ें जिनकी कमी हो जाए किसी भी वजह से, और वो मुल्क दूसरे ममालिक से वो चीज़ें ख़रीदे, तो उन चीज़ों को हम दरामदात कहते हैं। और जिन ममालिक से ख़रीदा जाए वो ये ममालिक। बरामदात का मतलब है ऐसी चीज़ें जो आपके मुल्क में ज़्यादा हों और उनको ख़रीदने वाले काम हों, तो आप क्या करते हैं, उन चीज़ों को बाहर के मुल्क भेजकर पैसे कमाते हैं, और उन पैसों से आप उन चीज़ों को ख़रीदते हैं जो पाकिस्तान में नहीं बन रही, ठीक है। तो वो बरामदात होगी। जैसे पाकिस्तान में अगर चावल बहुत ज़्यादा पैदा होता है, तो पाकिस्तान में मोबाइल, टैबलेट्स जो हैं वो पैदा नहीं होते, अद्वियात और दिफाई साजो सामान कम है, तो पाकिस्तान क्या करेगा, चावल बाहर के मुल्कों को जो है बेचेगा, उससे जो पैसे मिलेंगे तो उससे पाकिस्तान इन चीज़ों को ख़रीद के तो जो है वो ज़रूरियात पूरी करेगा। तो ये हमने दरामदात और बरामदात का बताना है। तो पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें कमी हैं, जिनको पाकिस्तान की ज़रूरत है लेकिन वो कम है या फिर पैदा ही नहीं होती, तो दरामदात कौन सी हैं पाकिस्तान की? पेट्रोलियम मसनूआत, खुर्दनी तेल, मशीनरी, लोहा,
अद्वियात, केमिकल्स, खादें, गाड़ियाँ और जहाज़ वगैरह, ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में या तो बनती ही नहीं हैं, और अगर बनती हैं तो उनकी जो है वो क्वांटिटी बहुत कम है, तो पाकिस्तान बाहर के मुल्कों से ये चीज़ें ख़रीदता है। तो ये सारी चीज़ें दरामदात हैं। किन मुल्कों से पाकिस्तान ये लेता है? चीन, अमेरिका, जापान, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और यूरोपीय ममालिक वगैरह। अब है बरामदात। तो ये वो चीज़ें जो पाकिस्तान में अजाफ़ी होती हैं और पाकिस्तान इनको बाहर के मुल्कों को देकर पैसे कमाता है, और उन पैसों से आप पाकिस्तान इन चीज़ों को ख़रीदता है या किसी और काम के लिए उस पैसे को इस्तेमाल करता है। सूती कपड़ा, सूती धागा, तैयार कपड़े, ये मतलब कि सिले हुए कपड़े, खेलों का सामान, जैसे अभी फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है तो उसके अंदर जो फ़ुटबॉल इस्तेमाल होना है वो पाकिस्तान में सियालकोट में बना है। आलाते जराही, ये जो हस्पतालों में ऑपरेशन के लिए जो कैंचियाँ और ये कटर वगैरह इस्तेमाल होते हैं, आलाते जराही। और फल वगैरह, आम, संतरा जो है पाकिस्तान बाहर के मुल्कों को एक्सपोर्ट करता है, तो ये बरामदात हैं। किन मुल्कों को ये जाती हैं? चीन, अमेरिका, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और यूरोपीय ममालिक वगैरह। तो ये जो है आप इसमें से 5 या 6 जितने आसानी से नाम याद कर सकते हैं। ममालिक में भी आप 4 या 5, ठीक है, ममालिक के नाम अगर सारे याद कर ले तो वो भी वेल एंड गुड है। और ये हमारे पास मुकम्मल सवाल का जवाब है। तो ये मैं फुल स्क्रीन में भी आपको शो कर देता हूँ। और इसके बाद हम आगे मूव करते हैं तो हमारे पास सवालात का इख्तिताम और सरगर्मियों का आगाज़। तो पाकिस्तान की अहम शाहराहों, हवाई अड्डों और बंदरगाहों की फ़हरिस्त बनाएं। तो हमने बताना है पाकिस्तान में जो सड़कें हैं उनके नाम जो बड़ी बड़ी अहम है। वैसे तो गली मोहल्लों में भी सड़कें होती हैं, लेकिन ऐसी सड़कें जिनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है और वो लंबाई में भी ज़्यादा हैं, तो हवाई अड्डे और बंदरगाहें। ये आप जब जाएँगे ज़राए नक़्ल व हमल में, ये तस्वीर हैं और इस पैराग्राफ में ये सारी तफसील दी गई है जो कि मैं आपके लिए अलहदा करके रख चुका हूँ। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। तो इसमें आपने जो है शाहराहें, ऐसे बच्चे जो थोड़े वीक हैं, जिनको आसानी से याद नहीं होता, तो वो क्या करेंगे? शाहराहें, मोटरवे M2, ठीक है, शाहराह कराकरम, कौमी शाहरा N5, वो बस इतना पेपर में लिखेंगे। और ऐसे बच्चे जिनको आसानी से याद हो सकता है या उनमें एबिलिटी है तो ये वो मुकम्मल याद करेंगे। मोटरवे M2 लाहौर ता इस्लामाबाद, शाहराह कराकरम, ये आप कराकरम हाईवे इंग्लिश का लफ्ज़ है, ये आप चाहे वीक हैं चाहे आप ब्रिलियंट हैं, पोजीशन होल्डर हैं, इसको आप स्किप कर सकते हैं, इसको याद करना ज़रूरी नहीं है। शाहराह कराकरम तो ब्रैकेट में आप लिख देंगे पाकिस्तान को चीन से मिलाती है। कौमी शाहरा N5 कराची ता पेशावर, ठीक है। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। खाली नाम कर लें, अगर आप तफसील ब्रैकेट वाली चीज़ें, यानी कि आप ब्रैकेट वाली चीज़ों को याद भी कर सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। तो ये शाहराहों के नाम हो गए, मोटरवे M2, शाहरा कराकरम या फिर कौमी शाहरा N5। शाहराहों को आप जो है पहले नोट कर लें, फिर मैं आगे मूव करता हूँ, ठीक है। इसको आप अच्छी तरह नोट कर लें वीडियो को रोक कर। तो शाहराहें हमारे पास ख़त्म होगी। आगे हमारे पास हवाई अड्डे, इसमें भी आप जो है ब्रैकेट वाली चीज़ याद भी कर सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। हवाई अड्डे का मतलब है एयरपोर्ट। तो पाकिस्तान में पहला जो बड़ा हवाई अड्डा है वो है जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर और इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये सब के आखिर में आपने लगाना है। फिर जिन्ना, इल्लामा इकबाल और इस्लामाबाद। तो ये पाकिस्तान के अहम एयरपोर्ट्स हैं, इनको भी आप नोट कर लें। और इसके बाद है हमारे पास बंदरगाहें। बंदरगाहें का मतलब ऐसी जगह है जो समुंदर के किनारे पे वाक़या होती है। वहाँ पर मशीनें, तकड़ियाँ, तराजू, क्रेनें वगैरह लगाई जाती हैं। बहरी जहाज़ दूसरे मुल्कों के वहाँ पर आके आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं, अपनी चीज़ें बेचते हैं। तो उस जगह को बंदरगाह कहते हैं। पाकिस्तान में 3 बंदरगाहें हैं। पहली है कराची की बंदरगाह, ये इंग्लिश वाला आप याद ना करें, ठीक है। फिर है पोर्ट कासम, ये भी कराची में है, इसमें भी आप इंग्लिश में ना लिखें। फिर है ग्वादर बंदरगाह, ये बलूचिस्तान में है। तो खाली आप लिखेंगे कराची बंदरगाह, पोर्ट कासम कराची, ग्वादर बंदरगाह बलूचिस्तान, ये ब्रैकेट में। इसके आगे हमने कराची इस वजह से नहीं डाला ब्रैकेट में क्योंकि इसके नाम में पहले ही कराची आ रहा है। कराची बंदरगाह, पोर्ट कासम ब्रैकेट में कराची और ग्वादर बंदरगाह ब्रैकेट में बलूचिस्तान। तो ये पाकिस्तान की जो है बंदरगाहें हैं जो कि चूँकि जो पाकिस्तान में समुंदर है वो बलूचिस्तान और सिंध में जो है वो मौजूद है। तो इसी वजह से कराची भी सिंध में है, पोर्ट कासम कराची में है, ये भी सिंध में है, और जो ग्वादर बंदरगाह ये बलूचिस्तान में है, गिराबादर के इलाके में है। तो ये आपने उम्मीद है नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं हम। अब वो कह रहा है
खिदमात फ़राहम करने वाले चंद पेशों की फ़हरिस्त तैयार करें। नेज़ बताएं कि आप इनमें से कौन सा पेशा अख्तियार करना चाहेंगे और क्यों। खिदमात के बारे में मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था कि ये खिदमात मतलब कि ये पेन है तो ये अशिया में आएगा। तो अगर इस मिसाल के तौर पर अगर ये टैबलेट है तो ये अशिया में आएगा। अगर ये ख़राब हो जाता है तो मैं दुकान से रिपेयर करवाने जाता हूँ तो वो जो दुकान वाला है वो खिदमात में आएगा। तो अभी हमने बताना है खिदमात फ़राहम करने वाले चंद पेशों की फ़हरिस्त। फिर हमने बताना है नेज़ बताएं कि आप इनमें से कौन सा पेशा अख्तियार करना चाहेंगे और क्यों, और आपने वजह भी बतानी है। इसमें भी 3 सवालात पूछे गए हैं लेकिन ये बेहद आसान है, ये सरगर्मी का सवाल है, इसको आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हम चंद पेशों की फ़हरिस्त बताते हैं। तो खिदमात फ़राहम करने वाले पेशे दर्ज झेल हैं। उस्ताद बच्चों को तालीम देते हैं, डॉक्टर मरीज़ों का इलाज करते हैं / नर्स भी आप लिख सकते हैं, पुलिस या फ़ौजी मुल्क और आवाम की हिफाजत करते हैं, बैंकर लोगों के पैसों की हिफाजत और लेन देन का निज़ाम चलाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंप्यूटर प्रोग्राम और ऐप्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पहले सवाल का जवाब है कि खिदमात फ़राहम करने वाले चंद पेशों की फ़हरिस्त बनाएं। उस्ताद, डॉक्टर या नर्स, पुलिस या फ़ौजी, बैंकर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और इस साथ में छोटी छोटी आप इनकी जो है वो इंट्रोडक्शन की लाइन लिख देंगे। फिर उसने पूछा है कि आप इनमें से कौन सा पेशा अख्तियार करना चाहेंगे। तो इसका जवाब है मेरा पसंदीदा पेशा, और साथ में उसने वजह भी पूछी है। तो ये इतने से पैराग्राफ में, मैं बड़ा होकर एक उस्ताद बनना चाहता हूँ क्योंकि उस्ताद इल्म की रोशनी फैलाता है और बच्चों को अच्छा इंसान बनाकर मुल्क की तरक्की में सबसे अहम किरदार अदा करता है। तो ये इसका दूसरे हिस्से का जवाब, दूसरे और तीसरे हिस्से का। तो सबसे पहले आप देख लें कि खिदमात फ़राहम करने वाले पेशे दर्ज झेल हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे भी देख लें। और इसके बाद उसने जो पूछा था कि आप कौन सा पेशा अख्तियार करना चाहेंगे और क्यों, तो इसका जवाब जो है वो ये है, मेरा पसंदीदा पेशा और वजह। तो ये हमारे पास आखिरी सवाल का जवाब है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। और ये मैं स्लोली स्क्रॉल कर रहा हूँ आपके लिए। तो अभी सरगर्मी नंबर 2 हमने हल की। इसके बाद जब हम आगे देखते हैं तो हमारे पास और कोई सवाल नहीं है। बाब नंबर शीशम का सबक नंबर 2 जो है एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि कारोबार, ये मैं आपके साथ अगली वीडियो में इंशाल्लाह शेयर करूँगा। वीडियो आपको पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, अब तक के इतना ही। मैं हूँ मोहम्मद हारिस, अल्लाह हाफिज़।